नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अपनी पढ़ाई को बहुत संजीदगी से बहुत गंभीरतापूर्वक कर रहे होंगे। ये आशा करी जाती है आपसे। देखिए, स्टूडेंट का धर्म होता है, मोस्टली स्टूडेंट का एक ही धर्म होता है, वो होता है बहुत ऑनेस्ट होकर, बहुत ऑनेस्टली जो है हमें क्या करना होता है, स्टडी करना होता है, बहुत ईमानदारी बरतनी होती है हमें अपनी स्टडी के साथ। स्टूडेंट का यही धर्म है, स्वधर्म है ये स्टूडेंट का, कि वो बहुत ही ऑनेस्टली अपनी पढ़ाई को करे। तो चलिए फिर, बहुत स्वागत है आप सभी का क्रॉनिकल पत्रिका के यूट्यूब चैनल क्रॉनिकल इंडिया पर, जो आपकी तैयारी में बहुत ही बेहतरीन रिसर्च बेस सारा का सारा जो डेटा इंफॉर्मेशन न्यूज़ जो एग्जाम सेंट्रिक है वो सब लेके आते हैं। और हम बहुत अच्छी तरीके से जो है ये सारी चीज़ों को अच्छे से अब करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछली क्लासेस में भी मैंने बजट से लेकर हर चीज़ को कवर किया है। आगे और हम एक्सटेंड करेंगे उसको, और भी बजट की और सारी चीज़ों को लेकर आएंगे। उसके साथ साथ ऐसी इंपॉर्टेंट खबरें जो सीधे सीधे आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपीपीसीएससी, आपका बीपीएससी, आपका यूपीएससी, इन सभी एग्जाम्स के लिए एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, आरबीआई और एपीसी एमपीसी जो है, एमपीसी राइट, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, उसकी एक बैठक संपन्न हुई और एक बहुत बड़ी बात हुई अभी हाल ही के दिनों में। आपने देखा होगा कि जो रेपो रेट है, जो आरबीआई के द्वारा जो कम किया जाता है, उसको बहुत सालों बाद जो है ये कम किया गया है, राइट। तो क्या भाई, जो केंद्रीय बजट आया हमारा 2025-26, उसके बाद जो है उपभोग आधारित मांग, राइट, जो कंजम्पशन बेस्ड मांग होती है, कंजम्पशन बेस्ड डिमांड, ये डिमांड को, उपभोग की वस्तुएं क्या, तो जैसे होम हो गया, कार हो गया, या ऐसी चीजें जो सीधा सीधा उपभोग किया जाता है उपभोक्ता के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा। तो कंजम्पशन बेस्ड जो डिमांड है उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ये दर में कटौती की गई, राइट। और उसी उम्मीद के साथ की दरों में कटौती होगी, इसीलिए मौद्रिक नीति समिति एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मुंबई में बैठक संपन्न हुई, राइट। अब हुआ क्या, मौद्रिक नीति समिति जो है ये सारा का सारा मॉनेटरी पॉलिसी की मतलब दे आर लुकिंग फॉर अ मॉनेटरी पॉलिसी, दे आर लुकिंग फॉर बाजार, राइट, एंड वो सारी इकोनॉमिक परिदृश्य को, द इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट जो पूरा कैनवा है, उस कैनवास को देखकर अपनी पॉलिसीज बनाती है। तो हमने देखा कि भाई भारत जो है एक उभरता बाजार तो है ही। कोरोना के बाद जो कोरोना में सेटबैक बैठा था, कोरोना में, राइट, आफ्टर कोरोना जो मार्केट है, मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट अभी क्या पकड़ रहा है, वो बैक टू ट्रैक आ रहा है, बैक टू ट्रैक, राइट। बिफोर पोस्ट कोरोना जो बिफोर कोरोना से जो संबंध था, बिफोर कोरोना जो सिस्टम था, जो सिचुएशन थी इकोनॉमी की, वहां मार्केट वापस जा रहा है। तो दैट द रीजन, जो उभरता व्यापक आर्थिक और वित्तीय विकास को पूरा का पूरा दृष्टिकोण में रखते हुए कि भाई कोरोना के बाद की सिचुएशन अब बदल रही है, तो इसका मूल्यांकन किया गया। और इसी बात पर जो 6.5 से 25 आधार अंक बेस पॉइंट घटाकर 6.25% जो है इसको करने का निर्णय लिया गया है। जो मौद्रिक नीति समिति है एमपीसी ने, इसमें क्या कहते हैं, जो नीति दर है सर्वसम्मति से जो 6.5% था, माने 6.5% था, उसे कितना कर दिया अब 6.25%, 25 आधार अंक घटा रहा था, 25 बेसिस पॉइंट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, राइट, 25 बेसिस पॉइंट। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए आपके ईएमआई सस्ती होगी, होम लोन, कार लोन, आप जितनी भी आपकी ईएमआई है वो ईएमआई की दरें भी सस्ती होगी। तो इसका बड़ा फायदा होता है। जो एक आधार अंक होता है 0.01 के बराबर होता है। परिणाम स्वरूप अगर स्थायी जमा सुविधा दर देखा जाए तो वो 6% के आसपास रहेगी होगी। तो ये 25 बेसिस पॉइंट्स घटाई गई है। अभी 6.5% दर से काम चल रहा था, अभी वो लगभग 6.25% हो जाएगा। अगर बात करें और भी ईएमआई जैसे क्या होती है, जमा सुविधा दर वो 6% के आसपास रह जाएगी, राइट। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट, राइट, रेपो रेट जिसे कहते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में सारी चीजें बहुत अच्छे से
पढ़ी होगी, आई होप। नहीं पता है तो इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी कोई भी छोटी से छोटी किताब भी आप उठा लोगे, 8वीं 9वीं 10वीं, खास करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, राइट। ये एक किताब है एनसीईआरटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करके, इसमें आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। देखिए जिस दर पर, राइट, आरबीआई, मैं जो ब्रैकेट में आपको चीजें कर रहा हूं उसको आप ध्यान दीजिएगा। रेपो रेट किसे कहते हैं? जिस दर पर आरबीआई अन्य बैंकों को उधार देता है, राइट। मतलब क्या करता है आरबीआई जो है, ये किसी एक बैंक को, राइट, आरबीआई क्या करता है, देखिए इससे समझिए आप। ये आपका यहां बैठा है आरबीआई, राइट। अब ये किसी इंडिविजुअल को कर्जा नहीं देगा, ये देगा, जैसे मान लीजिए बैंक लिख लेते हैं हम, कोई भी बैंक को, एनी बैंक। तो आरबीआई क्या करता है, उधार देता है, लेंड जिसे कहते हैं, लेंडिंग या उधार, राइट, उधार देता है। तो उधार किस रेट पे देगा? जिस रेट पे देगा उस रेट को रेपो रेट कहते हैं। उस रेट को क्या कहते हैं? रेपो रेट, राइट। उस रेट को क्या कहते हैं? रेपो रेट। तो आरबीआई जो है, ये इसे रेपो रेट कहा जाएगा। आरबीआई क्या करेगी, इसे बैंक को पैसा देगी, नॉट इंडिविजुअल, राइट। किसी व्यक्ति को ये पैसा नहीं दिया जाता। तो ये जो जिस रेट पे देगा, जिस दर पे देगा उसी को रेपो रेट या रेपो दर कहा जाता है, उधार, राइट। और ये बैंक जब लौटाएगी तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, राइट। तो ये इतना सिंपल होता है, कोई बहुत ज्यादा इसमें करने नहीं। अब इसमें क्या है भाई, आरबीआई ने क्या कहा है, 5 वर्षों में, लगभग पिछले 5 वर्षों में ये रेपो रेट कम किया गया है। पिछले 5 वर्षों में ये पहली बार दर कटौती की गई है। आखिरी दर कटौती 2020 में हुई थी। कोरोना इफेक्ट मैंने पहले ही बताया था आपको, कोरोना के कारण मार्केट स्टेबल नहीं था, और आरबीआई को मार्केट को स्टेबल रखना है, कहीं इन्फ्लेशन को भी देखना होता है, मार्केट कोलैप्स ना हो जाए, ये सारी चीजों की आरबीआई की बड़ी जिम्मेदारी होती है, राइट। अब तक रेपो रेट 6.5% पर थी। अब ये कदम जो है, मतलब ये जो इनिशिएटिव है, ये केंद्र के द्वारा उपभोग को बढ़ावा देने के लिए, माने लोग घर नहीं खरीद रहे, कार नहीं खरीद रहे, होम लोन इतने महंगे हैं, इंटरेस्ट रेट इतना महंगा है, इन सब चीजों को देखकर लोग निवेश नहीं कर रहे। तो फिर हमारा जो सेक्टर्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, हमारा कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स है, हमारा सारे के सारे सेक्टर सुस्त पड़े हुए, तो उनमें जान फूंकने के लिए जो है ये कटौती की गई है। साथ ही साथ जो व्यक्तिगत आयकर है उसमें भी आपने देखो ना, 12 लाख तक जो है आयकर, हालांकि उसमें स्लैब्स है, वो देखो हर सरकार वैसा करती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एटलीस्ट 12 लाख और 12 लाख के भीतर जिसकी इनकम है वो तो टैक्स फ्री कर ही दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोगों के स्लैब्स बनेंगे, मान लो कोई 50 लाख कमा रहा है, कोई 1 करोड़ कमा रहा है, तो डिफरेंट स्लैब्स बनेंगे, राइट। आरबीआई की जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, वो सर्वसम्मत से निर्णय लिया है उन्होंने, और उधार को उन्होंने सस्ता किया है, आर्थिक गतिविधि इससे प्रोत्साहित होगी। रेपो दर कम करने के कारण क्या होगा, खर्च और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ऑब्वियसली जब आपको लोन सस्ता मिलेगा तो आप कार खरीदोगे, बाइक खरीदोगे, आप घर खरीदोगे, क्योंकि अब हम क्यों नहीं खरीद रहे कि भाई नहीं इतना महंगा है यार, लोन इतना महंगा है, फिर कितना इंटरेस्ट रेट भी बहुत महंगा चल रहा है। तो सामान्य व्यक्ति, जो कॉमन जो सैलरीड पर्सन होते हैं, उनके लिए बहुत अफेक्ट करता है ये चीज, सैलरीड पर्सन के लिए बहुत अफेक्ट, क्योंकि उसकी सैलरी एक फिक्स अमाउंट ही तो आने वाली है, वो नहीं बदलेगी, एक फिक्स अमाउंट ही आएगी भाई, फिक्स अमाउंट आएगी। मान लो वो इंटरेस्ट रेट जो होता है, इंटरेस्ट रेट में ही इतना पैसा देगा, तो बचत कहाँ से होगी, सेविंग कहाँ से होगी। तो सेविंग होने के लिए अगर ये कम रहा तो आदमी, क्योंकि देखिए घर जो है, कार, घर, हाउस इज नॉट अ नेसेसिटी, वैसे देखा जाए तो हाउस इज नॉट अ नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या होती है, अनाज, खाना, कपड़ा, एजुकेशन, राइट, ये होता है। तो जैसे कार इज अ लग्जरियस थिंग, घर खरीदना एक लग्जरियस थिंग है, राइट, वो जरूरत है, बट नेसेसिटी नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, राइट, इट्स इंपॉर्टेंट बट नॉट इमीडिएट। आदमी क्या सोचता है, नॉट इमीडिएट, इट्स इंपॉर्टेंट। हाउस क्या है, इट्स इंपॉर्टेंट, बट कार क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इमीडिएट, इट्स अ लग्जरियस थिंग। तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये रेपो रेट कम किया गया है, राइट। अब एमपीसी क्या है, एमपीसी को जान लीजिए।
क्योंकि यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस से लेके सारी एग्जाम जो है इंस्टीट्यूशन से सवाल पूछती है, इंस्टीट्यूशन से हमेशा, संस्थाएं से हमेशा सवाल आते हैं। तो एमपीसी जो है वो वित्त अधिनियम 2016, राइट, फिनांस जो एक कानून है वित्त अधिनियम, राइट, उसके द्वारा संशोधित किया गया भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इसके तहत एक वैधानिक निकाय है, राइट, ये वैधानिक निकाय है। इसका मेन लक्ष्य क्या है? सीमा के भीतर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। इन्फ्लेशन मैंने पहले ही आपको बताया, मेन काम क्या है भाई? इन्फ्लेशन, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ा तो पैसा और गिरेगा, महंगाई और बढ़ जाएगी। तो महंगाई और उसका बजट जो है हमें बना के रखना है। महंगाई इतनी भी नहीं बढ़ने देनी है कि इन्फ्लेशन इतना भी नहीं ऊपर जाना चाहिए कि लोग चीजें ही ना खरीद पाए। तो इसके लिए एक बेंचमार्क नीति, रेपो रेट जो है निर्धारित करने का काम करती है एमपीसी, राइट। एमपीसी की बात करें, जो अगर बात करें तो नई मुद्रास्फीति जो है लक्षित मौद्रिक नीति की रूपरेखा, इसके संचालन के बारे में ये काम करता है। और सरकार और आरबीआई के बीच में समझौता ज्ञापन के बाद एमसी की स्थापना की गई थी, राइट। ये आरबीआई और सरकार ने एक इनिशिएट लिया था कि हम एक ऐसा ग्रुप बना दिया जाए कि जो मोस्टली जो है इन्फ्लेशन को ही टैकल करे, उसी पे ध्यान दे, ताकि वो टारगेटिव ग्रुप बनाया गया था। एमपीसी के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचा प्रदान करने के लिए जो है ये वित्त अधिनियम 2016 लाया गया था। और उसके बाद जो है 1934 का जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम है ब्रिटिश का, उसमें जो है अमेंडमेंट किया गया था, संशोधित किया गया था, राइट। सो आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी, क्योंकि ये संविधानिक एक वैधानिक संस्था है, तो इसीलिए इसमें बदलाव किया गया था। संशोधित आरबीआई अधिनियम 1934 की जो धारा है 45 ZB, इसके तहत केंद्र सरकार ने 6 सदस्यीय एमपीसी गठित किया था। इसमें कितने? 6 मेंबर्स है इसमें, इसको अधिकार दिया था। इसका कार्य क्या है? मुद्रास्फीति को निर्दिष्ट लक्ष्य स्तर के भीतर रखना। मतलब एक मुद्रास्फीति इतनी ना बढ़े, एक जितना लक्ष्य है उसी के आसपास उसको रखना है, उससे कमी रखना है। और साथ देखो, मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा नीचे भी गिर गई तो भी प्रॉब्लम होता है, फिर सारी चीजें इतनी सस्ती मिलेगी कि कोई खरीदेगा ही नहीं, राइट। देखा था ना जिम्बाब्वे में ट्रक भर के, एक समय ऐसा आया था कि फ्रांस की बात है कि लोग अगर टोकरी में पैसा रखा हुआ है तो टोकरी चुरा के लेके जाएंगे, पर पैसा नहीं। मतलब ट्रक भर भर के लोग लेके जा रहे हैं। इतना इन्फ्लेशन दुनिया भर में कई देशों में हुआ है, ऐसे आपने देखा भी होगा कि ट्रक भर के लेके जा रहे हैं और एक पाव का टुकड़ा मिल रहा है उनको, वैसी बात है। ये सलाहकार समिति की जो पिछली व्यवस्था है उसी का इसने स्थान लिया है। इसमें 6 सदस्य थे, मतलब 6 सदस्य होंगे, 6 मेंबर। इसका कंपोजिशन मैं आपको बता रहा हूँ, कंपोजिशन, ये कंपोजिशन है एमपीसी का, राइट। आरबीआई गवर्नर इसके अध्यक्ष होंगे, आरबीआई गवर्नर अध्यक्ष होंगे। फिर मौद्रिक नीति के जो प्रभारी रहेंगे, मौद्रिक नीति के प्रभारी, वो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रहेंगे, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर। आरबीआई बोर्ड द्वारा एक नॉमिनेटेड अफसर रहेगा, नॉमिनेटेड, आरबीआई जिसे नॉमिनेटेड करेगी, नॉमिनेटेड ऑफिसर बाय आरबीआई, राइट। और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 बाहरी सदस्य होंगे जिनको भारत सरकार नॉमिनेट करेगी। और इनका कार्यकाल जो है बाहरी सदस्य का वो 4 साल के लिए रहेंगे, 4 ईयर, राइट, 4 ईयर के लिए रहेंगे। आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर पदेन का कार्य करते हैं, ऑब्वियसली उनका वही रहेंगे। एमपीसी के साल में कम से कम 4 बार तो बैठक होना जरूरी है, मतलब होती ही है। और अगर आवश्यक हुई तो अतिरिक्त बैठकें भी बुलाई जा सकती है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। इफ द सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमिक हेल्थ, तो वही वाली बात होती है, अगर हमारा भी हेल्थ खराब है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ये नहीं सोचते कि नहीं साल में हमने डिसाइड कर लिया कि हम एक ही बार जाएंगे डॉक्टर के पास, ऐसा नहीं होता है। तो ये वही वाली चीज है, राइट। तो कोरम क्या है? कोरम क्या है? निर्णय लेने के लिए कम से कम 4 सदस्यों की आवश्यकता होती है। आउट ऑफ 6 आपको कितने चाहिए? 4 तो मिनिमम चाहिए फॉर द, कोई भी रिजल्ट लेने के लिए जो है आपको कम से कम 4 लोग तो चाहिए ही चाहिए, ओके। अब अगर बात करें राज्यपाल या उनकी अनुस्थिति में उपराज्यपाल को उपस्थित होना चाहिए। निर्णय बहुमत से किए जाते हैं, राज्यपाल के पास निर्णायक मत होता है, राइट।
और प्राथमिक भूमिका जो है मुद्रास्फीति को लक्ष्य सीमा जो वर्तमान में 4% या 2% के भीतर बनाए रखने के लिए कहा गया है, +2%। पिछली तकनीक सलाहकार समिति का इसने स्थान लिया है। आरबीआई पर बाध्यकारी है इसका निर्णय, और आरबीआई के मौद्रिक नीति विभाग एमपीडी इस नीति निर्माण में एमपीसी को सहायता करता है, राइट। तो ये सब चीजें हैं। गवर्नर जो है, गवर्नर, राइट, जो गवर्नर है आरबीआई गवर्नर उनकी उपस्थिति में जो डिप्टी गवर्नर है वो जो है इसका स्थान लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अगला जो न्यूज़ है हमारी वो इबोला की है। इबोला के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, वैक्सीन की बात चल रही है। तो युगांडा ने में जो है इबोला वायरस के लिए सूडान प्रजाति को लक्षित करने वाले एक टीके के लिए अभूतपूर्व नैदानिक परीक्षण शुरू कर दिया है। उनने वहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल जिसे कहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स वहाँ शुरू हो चुके हैं सूडान प्रजाति का इबोला वायरस के लिए, राइट। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की अगर मैं बात करूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें जो है इसके सहयोग से किया हुआ है। 30 जनवरी को बहुत वहाँ आउटब्रेक हुआ इबोला का। इबोला के आउटब्रेक के बाद जो है वहाँ पर ये किया गया है। अगर बात करें इस परीक्षण की, काफ़ी रैपिडली परीक्षण हो रहा है, और साथ ही साथ आपातकाल वैक्सीन, जो इमरजेंसी वैक्सीन आती है, जैसे कोरोना में भी हमने देखा था कि किसी भी वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन आने के लिए जो है कई साल लग जाते हैं, 10 साल, 20 साल, 30 साल। और कई वायरस पे देखो, आज तक कभी एड्स वायरस पर आज तक वैक्सीन नहीं आ पाई है। तो वायरस पर जो है वैक्सीन आने में बहुत टाइम लगता है, किसी भी वैक्सीन आने में। बट इमरजेंसी के लिए वैक्सीन का उपयोग किया जा सकता है। उसके प्रोज एंड कॉज बाद में देखे भी जा सकते हैं, मगर मैक्सिमम उसके जो नुकसान है उसको टाल कर जो है मैक्सिमम उसको बेनिफिट्स के द्वारा देखकर इमरजेंसी के लिए दिया जा सकता है, राइट। इबोला वायरस क्या है? ये आर्थो एबोला वायरस के नाम से जो इसके कारण होने वाली एक गंभीर बीमारी है, आर्थोबोला वायरस बोला जाता है, और 1976 में इसको पहली बार पहचाना गया था। अगर बात करें तो मनुष्य और प्राइमेट्स को प्रभावित करता है, और शारीरिक में जो तरल पदार्थ के संपर्क में आने से माध्यम का संचरण होता है। ये वायरस उपसारा अफ्रीका के लिए स्थानिक है, पर चमगादड़ जो चमगादड़ होते हैं, फल चमगादड़, उनके ये प्राकृतिक मेजबान भी है, मतलब ये कैरियर्स भी है उसके। संक्रमण जो है वो 2 से 21 दिनों के बीच होता है, और इसमें मृत्यु दर अधिक रहती है। इबोला में डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अफ्रीकन कंट्रीज को इसने काफ़ी परेशान कर रखा है। अफ्रीकन कंट्रीज एंड अदर, राइट, मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज। अगर बात करें जो क्लिनिकल ट्रायल्स है, क्लिनिकल परीक्षण अगर बात करें तो ये सूडान वायरस के लिए हो रहा है, सूडान वायरस संस्करण के लिए, राइट, ये याद रखिएगा इसके लिए। और ये अपने तरीके का फर्स्ट ट्रायल है या फर्स्ट वैक्सीन रहेगी, राइट। अगर ये बन जाता है तो दिस काइंड ऑफ अ फर्स्ट वैक्सीन। एक संयोजक वेसिकुलर स्टामाइटिस है वायरस, और इसका टीका है, और IAVA द्वारा भी इसको दान किया गया है। अगर बात करें तो अगर बात करें इस परीक्षण का नेतृत्व तो मैकरेरे विश्वविद्यालय और युगांडा वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट UVRI इसके शोधकर्ताओं द्वारा इसको किया जा रहा है। परीक्षण को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उसका महामारी तैयारी नवाचार संगठन CPI जो है, और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय भी इसमें शामिल है, जो वित्तीय और बाकी जो नॉलेजेबल चीज़ें होती है उसका सारा का सारा सपोर्ट जो है, यहाँ सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, राइट। किसका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और CEPI, राइट, CEPI। तो इन सब का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर बात करें तो इसका जो अध्ययन है, ये एक रिंग टीकाकरण रणनीति को, मतलब जो राउंड इसमें करता है, और ये टीकाकरण मोस्टली प्रकोप को रोकने में प्रभावी साबित हुई है। और संक्रमित व्यक्तियों के जो निकट संपर्क में रहते हैं मगर वो अभी संक्रमित नहीं हुए हैं, ऐसे व्यक्ति जो किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, उनके पर भी ये टीका काफ़ी काम करे। पहले चरण में लगभग 40 प्रतिभागी शामिल हुए, और उनके किए गए मामले के भी संपर्क में भी जो लोग आए वो भी शामिल किए जाएंगे। ये कुछ महीनों के भीतर ही डेटा इकट्ठा हो जाएगा, और उसके साथ ही फिर जो वैश्विक स्वास्थ्य रणनीति है उसको वो सूचित भी कर पाएगा, WHO को भी सूचित करेगा। देखिए, क्लिनिकल ट्रायल ही बहुत छोटे लोगों में, मतलब छोटी संख्या में किया गया है, तो उसका डाटा इकट्ठा करना और स्टडी करना बहुत आसान हो जाएगा।
मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये जो वायरस पे जो टीका आएगा, जो वैक्सीन आएगी, ये बहुत आपातकालीन यूज के लिए किया गया है। इसका बहुत व्यापक प्रमाण पर यूज नहीं हो जाएगा, ये इतने ही एरिया में मान लिए जहां जरूरी है। और वो भी कौन सा? सूडान वायरस, सूडान जो एडिशन देखा गया है उसी को। इबोला का कोई लाइसेंस प्राप्त इलाज नहीं है अभी आज की डेट में। देयर इज नो वैक्सीन, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ जिसे हम कह सकते हैं कि भाई इलाज हो सकता है। इबोला के लिए जो औसत मृत्यु दर है वो 50% है। मतलब अगर 100 लोगों में से किसी को इबोला हुआ है तो 50 लोगों की मरने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। 50% तक मृत्यु दर है, इसलिए ये बहुत गंभीर है। तो आप ये सोच के देखिए, अगर ये मास में कन्वर्ट हो गया, मास में, तो ये जेनोसाइड ही हो जाएगा, राइट? क्यों जेनोसाइड हो जाएगा? क्योंकि ये मास में अगर फैल गया, मान लो करोड़ों करोड़ों लोगों में फैल गया, और जहां 50% मृत्यु दर हो, तो आप सोचिए अगर 1 करोड़ लोगों को हो गया तो 50 लाख लोग तो खत्म ही हो जाएंगे। इतना डेंजरस है ये इबोला, राइट? अगली न्यूज है वैक्सीन से रिलेटेड, H5N1 वैक्सीन, राइट? इसे भारत द्वारा तैयार किया जा रहा है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, राइट? ये जो है इंडियन काउंसिल है मेडिकल रिसर्च की, अत्यधिक ये H5N1 रोगजन एवियन इन्फ्लुएंजा, इसका ये नाम है, रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1। इसके खिलाफ मानव जो वैक्सीन की विकास का ये नेतृत्व कर रहा है ICMR। और इस पहल की अगर बात करें तो इस तरह के प्रकोप जो है उनके जवाब में ये की गई है। और भारत में पशु और मानव स्वास्थ्य को दोनों के लिए खतरा इसने पैदा कर दिया है, H5N1, बर्ड फ्लू और कई सारी ऐसी बीमारियां। अगर ICMR की बात करें तो इन्होंने कहा कि भाई जो रिसर्च है, अनुसंधान और विकास जो है वो ऐसे कई संगठनों के साथ और निर्माताओं को आमंत्रित कर रही है कि हमें H5N1 को लड़ना है और उसके लिए वैक्सीन डेवलप करनी है। ये इसका भी काफ़ी मृत्यु दर उच्च मृत्यु दर है, और ये एक पैंडेमिक है, वैश्विक महामारी। इसके कारण इसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करने वाले कैटेगरी में रखा गया है। ये पैंडेमिक माना जाता है, पैंडेमिक, राइट? H5N1 का प्रकोप अगर देखें, एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 बर्ड फ्लू है, ये गंभीर रूप है। हम जब पढ़ रहे थे पुणे में बर्ड फ्लू, तब बहुत ज़्यादा, हम मतलब नए ही गए थे उस समय पुणे में, ये तब की बात है। तो बर्ड फ्लू जो है काफ़ी वहाँ तेज़ी से फैला था, हम लोग वहाँ गए थे, राइट? इसने 2021, 23 और 2024 में भारत में काफ़ी प्रकोप पैदा कर दिया था, और मुर्गी पालन और जंगली पक्षियों को इसने प्रभावित किया। पोल्ट्री उद्योग पर भी इसका काफ़ी बड़ा प्रभाव रहा, मुर्गियाँ खाना ही बंद कर दिया था। वायरस की जूनोटिक प्रकृति के कारण इसकी चिंताएँ भी बढ़ गई है। जूनोटिक रोग कैसे, जैसे नए वेरिएंट देखे गए, तो बर्ड फ्लू को लेकर जो भी जानकारी प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक अमेरिका में एक नया वायरस पाया गया है जो काफ़ी म्यूटेशन, मतलब अपने आप को डेवलप करता है, तो काफ़ी खतरनाक देखा गया, और इसने चिंता बढ़ा दी पूरी दुनिया भर की। कृषि विभाग के अधिकारियों ने भारत में 5 फरवरी को बताया कि जो नेवादा स्टेट है, नेवाड़ा जिसे कहते हैं, उनमें कई सारे मवेशियों का एक नए प्रकार के बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए गए, और वो अमेरिका में काफ़ी तेजी से फैल रहा है। वायरस के इस नए वेरिएंट को D1.1 नाम दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। और इसे कहा गया था कि इसकी प्रकृति काफ़ी खतरनाक है, साइंटिस्ट कह रहे हैं, और ये महामारी का कारण बनने की इसमें मतलब क्षमता है, इतना पोटेंशियल है कि ये महामारी का रूप भी ले सकता है, ये इतना खतरनाक है। मुर्गी पालन में ये मनुष्यों से जाता है, जानवरों के बीच इस संपर्क रहने के कारण उनके ऊपर काफ़ी जोखिम होता है। जो मुर्गियाँ पालते हैं, जो जानवर किसान है हमारे, उनमें ज़्यादातर ये होने की चांसेस है। इसके जो वेरिएंट है, गाय, इंसानों और कुछ अन्य जानवरों में इसका संक्रमण देखा गया है। अप्रैल 2024 में पहली बार गाय और गायों से इंसानों में बर्ड फ्लू का संक्रमण हुआ था, वही। और वायरस जो है अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, और मानव से मानव संचरण भी ये कर सकता है। मतलब अभी तो पक्षियों से, प्राणियों से मानव के अंदर जा रहा है, बट ये अगर एक मानव को हो गया तो मानव से, मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी इसमें हो सकता है। ये हालांकि मामले बहुत दुर्लभ है, मगर ये काफ़ी गंभीर हो सकता है। अगर मृत्यु दर की बात करें तो इसमें भी 50% मृत्यु दर है, उससे भी अधिक है वैसे तो। लक्षणों में बुखार है, सांस लेने में तकलीफ है, शरीर का दुखना है, और हालांकि भारत में पिछले कुछ वर्षों में इस तरह के कोई
मामले देखे नहीं गए। टीका जो वैक्सीन है, वैक्सीन की अगर बात करें तो मानव टीके का विकास करना बहुत ज़रूरी है। इसमें वैक्सीन बहुत इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम कृषि आधारित कृषि प्रमुख देश है हम, तो इसका उद्देश्य जो है वो कमज़ोर आबादी की रक्षा करना है और जो महामारी आ सकती है उसके लिए तैयार रहना है। ICMR mRNA और इसके तरह के जो पारंपरिक प्लेटफॉर्म है उनमें इसकी खोज कर रहे हैं। H5N1 का प्रकोप जो है उसको मैनेजमेंट करने के लिए और जन जागरूकता अभियान भी लगाए जा रहे हैं और टारगेटिव टीका भी बहुत आवश्यक है, तो इसको भी डेवलप करने का काम बैकग्राउंड में चल रहा है। ICMR की जो टीम है उसने बर्ड फ्लू वायरस के खिलाफ एक स्वदेशी वैक्सीन इंडिया मेड वैक्सीन विकसित करने कर भी ये काम कर रही है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। अगर बात करें पुणे में जो ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है और एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस पर शोधों में इसका सक्रिय रूप से शामिल है। ये याद रखिएगा, पुणे में आपकी कौन सी थी, सीरम इंस्टीट्यूट भी था, राइट, सीरम, जिन्होंने कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाई थी। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी HPAI H5N1 वायरस के स्ट्रेन यहाँ उपलब्ध है, तो वहाँ इसका विकसित करने का काम चल रहा है। अगर बात करें अन्य कंपनियों को भी सहयोग के लिए बुलाया जा रहा है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट है या ग्लोबल हैदराबाद, मतलब कई सारी ऐसी कंपनी है जिनको इस पर वैक्सीन डेवलप करने के लिए बुलाया जा रहा है। देखिए, कोरोना महामारी के बाद से UPSC से लेके छोटे से छोटे एग्जाम तक जितने भी एग्जाम है, इवन जो भी आप एग्जाम का नाम ले लोगे, उस सभी एग्जाम्स में जो है बीमारियों से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से, हेल्थ सेक्टर से सवाल पूछे जा रहे हैं, हमेशा से पूछे जा रहे हैं। और इवन UPSC के जैसे संस्थानों में तो मतलब एग्जाम्स में तो ऐसे और मेंस के क्वेश्चंस भी कोरोना वायरस और हेल्थ सिस्टम पर पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इससे जो दुनिया भर में भी क्या हो रहा है और देश में भी क्या हो रहा है वो सारी लेकर आए हो। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जो है हमारा, उसके तहत भारत अब खुद H5N1 पे जो है वैक्सीन डेवलप कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को आप इस बैकग्राउंड पर इन लेक्चर्स को देखिए। इनका कोई भी अपडेट अगर आता है तो मैं तो मिस नहीं करूंगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। मगर अगर आप भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या कुछ न्यूज़ सुन रहे हो तो इस पे याद रखिएगा कि इन सेक्टर से सवाल अब बहुत कॉमन हो गए हैं, वो पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगेगी और आप लोग जो है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्लासेस को शेयर करिए, लाइक करिए और आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।